विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से लेकर के संवत 600 तक। कहने का मतलब है 1000 वर्ष की कम से कम यात्रा हो जाती है जी। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, जो विभिन्न दार्शनिक हैं, बड़े विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने का क्या प्रयास किया है। हम दार्शनिकों को पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को किस प्रकार समझने का प्रयास किया है। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके विचार किस प्रकार से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। स्थापत्य कला कोई जानता है? भवन निर्माण कला को स्थापत्य कला कहा जाता है। जो भवन बनाए जाते हैं इनकी निर्माण करने की जो कला है ये स्थापत्य कला कहलाती है। और इसमें ये देखा जाता है, आप एक विशेष युगों के जो भवन हैं उनको देखोगे, विशेष क्षेत्र में जाकर के भवन देखोगे तो बनावट में अंतर होता है। जैसे हमारे यहाँ मुगल आए, उन्होंने जो भवन बनाए तो भवन पर उन्होंने गुंबद का प्रयोग किया। सबसे पहले गुंबद, गोल गुंबद, ये उनकी मुगल कालीन स्थापत्य कला थी। हमारी प्राचीन कालीन स्थापत्य कला कैसी थी? आपने किसी का गांव में या कहीं पुराना मकान देखा है जो बहुत पुराना हो, उसका मकान का दरवाज़ा मेहराब वाला मकान होता का दरवाज़ा होता था। दरवाजे के दोनों ओर दीपक रखने के लिए स्थान बनाए जाते थे, जिन पर रात के समय संध्या काल में दीपक जलाया जाता था। क्योंकि उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो दीपक जलाया जाता था, उसके लिए व्यवस्था। और दीपक यदि बुझे हवा से तो उसमें एक छोटा सा रंध्र बना करके एक आला बनाया जाता था और उसके अंदर दीपक रखा जाता था, जिससे उस पर हवा ना लग सके और वो जलता रहे। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी मकान बनाने में, तो वो एक भवन निर्माण कला थी। इसके बाद भवन निर्माण कला, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा, हमारी कामना है ईश्वर से कि आप दीर्घायु हों, शतायु हों, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें और इसी प्रकार प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। धन्यवाद, खुश रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको खोलना भी है। दोनों सर्किल लाए थे। आ जाओ यहीं। आ ही नहीं रही थी। आवाज तो सुनाई दो सबको। ऐसे दिखा दो ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उपहार है। और एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई उपहार हो नहीं सकता। एक शिक्षक के लिए इस कलम से बड़ा और घड़ी से बड़ा कोई उपहार हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक तरफ तो कलम ये कहती है कि आप लिखिए, दूसरी तरफ घड़ी कहती है समय पर। और घड़ी और कलम दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो दुनिया का कोई इतना ऐसा काम नहीं है जो हो ना सके, असंभव हो। निकालूं तो
सर्विस आप निकाल चलो। सर ऐसा तो नहीं पहले जो निकालने वो फिर कैसे? अरे ऐसे निकालना बेस्ट विशेष। सबसे पहले इससे हम नाम लिखेंगे शिक्षा। शिक्षा यादव। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षा तुमको जब जन्मदिवस की, हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन उनका ही है। देखिए, उपहार का बड़ा महत्व होता है, उपहार का। हाँ, कहाँ आ गए थे इसमें? 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। स्थापत्य कला भवन निर्माण कला होती है, मूर्ति कला मूर्तियाँ जो होती हैं वो मूर्ति कला होती है। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यानी इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करेंगे और उससे भी समझेंगे कि विचारकों के क्या विचार थे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई, दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थीं। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप, यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जो इमारतें हैं, इस 1000 वर्ष की यात्रा में जो बची हुई इमारतें हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सांची की इमारत, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। इस अध्याय में हम सांची के स्तूप का अध्ययन करेंगे। भोपाल से करीब 60 किलोमीटर पहले, रायसेन जिले से 25 किलोमीटर दूर, और ये भोपाल और दिल्ली रेलवे लाइन पर बिल्कुल स्थित है। उसके नज़दीक है सांची, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ स्तूप ये बना हुआ है और इसी स्तूप पर हमारा इस पाठ का या अध्ययन केंद्रित है। सांची की एक झलक। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं, भोपाल राज्य की बात कर रहे हैं। भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में, पहाड़ी की तलहटी, पहाड़ के नीचे बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, वहां पत्थर की वस्तुएं थी, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। प्राचीन तोरण द्वार, तोरण द्वार जहां से हम प्रवेश करते उसको तोरण द्वार कहते हैं, उसका हमने निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं। यूरोप के जो लोग हमारे यहाँ आए थे, यूरोपीय जो जातियाँ आई थी, इन सबको ये अवशेष बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल था, कनिंघम, इसको ये प्राचीन अवशेष बहुत अच्छे लगते थे। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। कनिंघम ने जो सांची की खुदाई की है, वहाँ गुंबद के बीचों बीच उसके जो निष्कर्ष निकले हैं, उसको एक अंग्रेजी किताब में लिखा है। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901 की बात है। शाहजहां बेगम की आत्मकथा, भोपाल के नवाब थी उस समय, उनकी बेगम थी शाहजहां, उनकी आत्मकथा
ताज उल इकबाल, उसका नाम क्या था? ताज उल इकबाल। भोपाल के नवाब की जो बेगम थी शाहजहां बेगम, उनकी आत्मकथा का नाम था ताज उल इकबाल। तारीख भोपाल। भोपाल का इतिहास से 1876 में H.D. बारस्टो ने इसका अनुवाद किया और इसी आत्मकथा का H.D. बारस्टो ने अनुवाद किया। आगे हम इसमें देखेंगे 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। 19वीं शताब्दी के जो यूरोपीय थे उनको सांची के स्तूपों को लेकर बड़ी रुचि थी, बड़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। जो हमारे यहाँ यूरोप से फ्रांसीसी लोग आए थे, इन्होंने देखा कि सांची का जो पूरब में तोरण द्वार है, प्रवेश द्वार था, उस द्वार को फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी। वो सुंदर भी था और उसको फ्रांस ले जाने की शाहजहां बेगम से इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों में से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। यानी उन्होंने उनसे मांग की, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों दोनों ही बड़ी सावधानी से उन्होंने प्लास्टर से एक प्रतिकृति बना ली, मतलब उसकी कॉपी बना ली। एक जो तोरण द्वार था सुंदर, फ्रांसीसी लोग कहाँ ले जाना चाह रहे थे? फ्रांस के संग्रहालय में रखने के लिए, लेकिन महारानी ने वो देने से मना कर दिया। नहीं, जो बेगम थी वहाँ की शाहजहां बेगम, उन्होंने मना कर दिया। फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लोग एक प्लास्टिक की उसी की कॉपी बनाने में सफल रहे और उस कॉपी को वो ले गए अपने यहाँ। मूल वो जो तोरण द्वार है वो यहीं रह गया, बच गया, मतलब सांची बच गया। नहीं तो वो ले जा रहे थे यहाँ की, क्योंकि कनिंघम थे या और जो लोग थे यूरोपीय, इनको भारत के अवशेषों के बारे में बड़ी रुचि थी। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी? सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। प्राचीन स्तंभ था, ये अशोक के समय में बना हुआ था, तो इस स्तंभ की रखवाली के लिए शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उनकी उत्तराधिकारी ने इसको रख रखाव के लिए धन दिया था। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। जो जॉन मार्शल हम आपको बता चुके हैं, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने क्या किया था? अपने जो महत्वपूर्ण, जो उन्होंने अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी उसके बारे में उसमें वर्णन किया था, वो पुस्तक सुल्तान जहां को समर्पित की। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। यानी सांची में सुल्तान जहां ने एक अतिथिशाला जिसमें बाहर के लोग आकर रहे, और एक संग्रहालय जिसको म्यूजियम बोला जाता है बनाने के लिए अनुदान दिया, यानी धन दिया था सुल्तान जहां बेगम ने भी। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। यानी वहां रह रहे थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने वहां रहते हुए पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक के कई खंड छापने के लिए सुल्तान बेगम सुल्तान जहां ने अनुदान दिया था। आज भोपाल में इन्हीं के नाम पर सुल्तानिया हॉस्पिटल है। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। यानी यह स्तूप, सांची का स्तूप अगर सुरक्षित रहा है तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी रहे हैं, नहीं तो सांची का स्तूप चला जाता है यहाँ से। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोपीय के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। यहाँ कहा जा रहा है कि हम इस मामले में सौभाग्यशाली रहे कि इस पर किसी ठेकेदार की
रेलवे ठेकेदार की या किसी और की नज़र नहीं पड़ी, उन यूरोपियनों की भी नज़र नहीं पड़ी जो यहाँ की वस्तुओं को यूरोप ले जा रहे थे। इसलिए सांची सुरक्षित बच गया। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या है, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया, यह भी हमें बताना है, या इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियां, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। हम बौद्ध धर्म में जाएंगे और वहाँ की उस खोज से इस स्तूप के बारे में समझेंगे। चूँकि अशोक कालीन ये इमारत है, अशोक के शासनकाल में बनी थी और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका यहाँ चित्र दिया गया है सांची के स्तूप का, ये जो चित्र है, गोल गुंबद है। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे एक खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। वहाँ पर आप जा सकते हो। दिल्ली से अगर भोपाल जाते हो और किसी भी ट्रेन में अगर आप हैं और उसके गार्ड को पहले से सूचित कर दें कि हमें उस स्टेशन पर उतरना है, क्योंकि सांची रेलवे स्टेशन पर हर गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है। यदि आप पहले से गार्ड को सूचित कर दें तो वो 2 मिनट के लिए ट्रेन रोक देगा, जिससे आप उतर सकें वहाँ पर और ट्रेन फिर चली जाएगी। आप वहाँ सांची के दर्शन कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही।